सो अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम स्टार्ट करें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास +2 का, मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर रे ऑप्टिक्स। बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। क्लास 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इवन बोर्ड ही नहीं, आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा और स्कोरिंग चैप्टर होता है। इस साल अगर मैं आपको 2021 और 22 के सिलेबस की बताऊं तो काफ़ी सारे टॉपिक्स नहीं हैं। क्यों नहीं है? बिकॉज वो सब चीज़ें आई थिंक सो तुम कहीं ना कहीं क्लास 12th में 10th में पढ़ के आए हो। तो हम उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ताकि हम टाइम पे सिलेबस को कवर कर लें। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको मैं बता दूं क्या चीज़ है, वो सारी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो अगर आप देखिए यार, सबसे पहले ना आपको ऑप्टिक्स वर्ड का भी तो मीनिंग पता होना चाहिए। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ऑप्टिक्स क्या है, बट आइडिया सब बच्चों को होना ही तो चाहिए क्या होता है ऑप्टिक्स। एक्चुअल में ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच है किसका? फिजिक्स का, जो फिजिक्स के अंदर आता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। अब फिजिक्स की ब्रांच तो बहुत सारी है, मैकेनिक्स भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो इसकी खास बात क्या है? तो ऑप्टिक्स ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। स्टडी होती है किसकी मेरे भाइयों? स्टडी होती है स्टडी ऑफ लाइट एंड रिलेटेड फिनोमिना। हम लाइट और लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना हैं, उन सब की जो स्टडी है वो आपकी किसके अंडर आती है? वो आपकी आती है ऑप्टिक्स ब्रांच के अंडर। ओके, ऑप्टिक्स ब्रांच के अंडर आती है ये सारी स्टडी। अब लाइट की जब बात हो रही है तो यार लाइट का भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है यहाँ पर। हम जनरली इसमें बात करेंगे विजिबल लाइट की, बिकॉज इससे रिसेंट जो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि यार वेव्स तो काफ़ी सारी होती हैं। तो हम इसमें विजिबल लाइट की स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड फिनोमिनाज को हम देखेंगे, कोशिश करेंगे पता लगाने की। क्लियर? ऑप्टिक्स का थोड़ा सा आइडिया लग गया क्या है? पार्ट है, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें लाइट और उससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। अगर फिनोमिनाज की बात करें तो ढेरों फिनोमिना है, जिनमें मोस्ट कॉमन जैसे रिफ्लेक्शन की, लाइट किसी से टकरा के जब जाती है तो इमेजेस कैसे बनती है। रिफ्रैक्शन नाम का फिनोमिना, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है मुड़ जाती है, पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। स्टार ट्विंकल करते हुए हमें अपीयर होते हैं। सन 2 मिनट पहले राइज होता है या 2 मिनट बाद में सनसेट होता है। मिराज जैसे टीआर कुछ फिनोमिनाज होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग क्यों ना हो, एंडोस्कोपी के थ्रू बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को क्यों ना देखना हो, लेंसेज की हेल्प से इमेज क्यों ना बनाना हो, लेंसेज पे बेस्ड बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं, इवन हमारी ह्यूमन आई कैसे देख सकती है, एंड बहुत सारे फिनोमिनाज जिनको देखकर हमारे माइंड में क्वेश्चन एक बार तो आता है, यार ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। ये सब के सब फिनोमिनाज लाइट से रिलेटेड हैं, और ये सब आप ऑप्टिक्स की ब्रांच के अंडर ही डिस्कस करते हो, इनको पढ़ते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आया कि ठीक है सर, ऑप्टिक्स में हमें कुल मिला के हमें ऑप्टिक्स में लाइट की स्टडी करनी है, स्टडी है लाइट की या रिलेटेड फिनोमिना की, आप ऐसे लिख देते हैं। तो लेकिन ये लाइट जो है इसका नेचर कैसा है सर? अगर हमें इसको स्टडी करना है तो लाइट का कोई स्पेसिफिक नेचर तो बताना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही किया गया। जब काफ़ी साल पहले तक जो है वो लाइट को ट्रीट किया जाता था एज अ रे, यानी रे का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, लाइट को रे माना जाता था। एंड रे मानकर बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिनाज एक्सप्लेन किए जाते थे। उस ब्रांच को नाम दे दिया गया रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ही हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्यों कहा जाता है इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? बिकॉज हम सिंपल ज्योमेट्री के रूल्स का, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स का, एंगल्स के कंसेप्ट की हेल्प से इस ब्रांच को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। मेन फोकस क्या है? लाइट को एज अ रे कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे फिनोमिना जैसे कि लाइट का सीधा चलना, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट का सीधा ट्रेवल करना हो, रिफ्लेक्शन हो लाइट का एक फिनोमिना, रिफ्रैक्शन हो, ये कुछ फिनोमिनाज ऐसे बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट को एज अ रे कंसिडर करते हैं।
लेकिन कुछ जगहों पर कुछ ऐसे फिनोमिनास भी थे जहाँ पर लाइट मुड़ रही थी, लाइट को वेव नहीं माना जा रहा था, तो वहाँ पर लाइट का एक अलग नेचर बताया गया, उसको कंसीडर किया गया एज अ वेव, और उस ब्रांच को, फिजिक्स की उस पार्ट को कहा गया वेव ऑप्टिक्स। ये भी हमारा एक चैप्टर है, इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो वेव ऑप्टिक्स का ही है, वेव ऑप्टिक्स। यानी इसमें पूरा जो है फोकस रहेगा लाइट के वेव नेचर की ओर। ये इंस्पायर्ड था क्रिश्चियन की हाइगन्स क्रिश्चियन की वेव थ्योरी से, हाइगन्स वेव थ्योरी जिसको कहा जाता है। इसके अंदर भी हम काफ़ी सारे फिनोमिनास पढ़ते हैं, जैसे डाइफ्रैक्शन नाम का फिनोमिना, पोलराइजेशन एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे, मैं अभी एक बार में नहीं लिखूंगा, बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस बेसिस पे। और इवन मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी फिनोमिनाज आ गए जो वेव नेचर से भी एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, लाइट को वेव मान के भी एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, वहाँ लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर किया गया, वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो डुअल नेचर चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा रे ऑप्टिक्स पे, बिकॉज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में रे ऑप्टिक्स को ही डिस्कस करेंगे, इसके ही फिनोमिनास को डिस्कस करेंगे। इन फिनोमिनास को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको लाइट के बारे में बता दूं, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से समझ पाओ। देखिए, हम जिस लाइट की बात करते हैं, एक्चुअल में ये एनर्जी का फॉर्म ही तो होता है। लाइट क्या है? लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, विच एबल्स अस टू सी। जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं, यानी विजिबल सेंसेशन होता है, आप कुछ ऐसा भी बोल सकते हो। थोड़ा सा और एग्जैक्टली अगर हम नेचर की बात करें तो मैं आपको बता दूं, हालांकि ये बहुत बाद में पता लगा, और आज एट प्रेजेंट सिनेरियो लाइट क्या है? एक्चुअल में लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक बातें डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ऑलरेडी पता होना चाहिए। लाइट एक एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये विजिबल लाइट की बात हो रही है ना। इनका नेचर जो होता है बेटा, वो होता है ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर की है ये। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब, अगर लाइट की रे इस डायरेक्शन में जा रही है, लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस में जा रही है, तो लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वेरी करता है। इस नेचर को ट्रांसवर्स नेचर कहा जाता है, ट्रांसवर्स नेचर। क्लियर? इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो है ये जो लाइट है, इसकी जो स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी हाईएस्ट होती है किसके अंदर? इन वैक्यूम। ये भी आपको ऑलरेडी पता है कितनी होती है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये वैल्यू कैलकुलेट की थी मैक्सवेल ने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है। ये आप सबको ऑलरेडी पता है इन चीज़ों का, मतलब मुझे बताना नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो मेन चैप्टर है यानी रे ऑप्टिक्स, वैसे तो इस रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो कंसेप्ट आया करता था वो आया करता था रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, लाइट का सीधा ट्रैवल करना। उसके बाद हुआ करता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिनमें मिरर्स के कंसेप्ट हुआ करते थे। प्लेन मिरर का कंसेप्ट हुआ करता था, स्फेरिकल हुआ करते थे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। बट वो सब चीज़ें इस बार डिलीटेड है, हमें उनको नहीं डिस्कस करना। तो हमें डिस्कस करना है एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए, हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम। हम ऐसे ही डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, बेसिक आपका थोड़ा सा अच्छा बन जाए। टाइप्स ऑफ मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब किसी मीडियम में लाइट किस तरह से ट्रैवल करेगी, कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी, इसके बेसिस पे हमने मीडियम की दो कैटेगरी बना रखी है। हम मीडियम को दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, डेंसर और दूसरा रेयरर। ठीक है, डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है? द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लो। ठीक है, जिसमें लाइट थोड़ा सा स्लो ट्रेवल करे, इन विच लाइट
मूव्स या ट्रेवल्स स्लो। और रेयर क्या हो गया, जिसके अंदर लाइट क्या करे, फास्ट ट्रेवल करे। अब किसके कंपैरिजन में, वो तो सर आप पे डिपेंड करता है आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैं तुमसे बोल दूं भैया एयर के बारे में बताओ, नहीं बता पाएंगे ना। लेकिन मैंने कहा एयर और वाटर, जब मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूं तो मुझे थोड़ा सा एक आइडिया लग गया कि सर एयर में जो लाइट है वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है ना, लाइट जो है वो फास्ट एयर में ट्रैवल करती है और पानी में वो स्लो हो जाती है। मैंने कहा पानी में स्लो है तो इस टाइम पानी किसका काम कर रहा है, डेंसर मीडियम का, और सर ये जो एयर है किसका काम कर रही है, ये रेयर मीडियम का। तो डेंसर और रेयर का मतलब होता है जिस मीडियम में जो लाइट है वो स्लो है या फास्ट है। अगर स्पीड उसकी कम है तो वो डेंसर कहलाएगा, अगर उसमें स्पीड ज़्यादा है तो वो रेयरर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो अब तक सभी मीडियम्स को कंपेयर करें तो लाइट सबसे फास्ट वैक्यूम में है, तो आप बोल सकते हो कि सबसे जो रेयरेस्ट मीडियम है, रेयरेस्ट मीडियम जो हुआ वो वैक्यूम हुआ, उससे रेयर कोई भी मीडियम नहीं हो सकता। हाँ, डेंसर जो है वो मीडियम होते रहेंगे अलग अलग, वो हम पता भी लगाएंगे, हमारे पास एक तरीका भी है पता लगाने का भी कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा रेयर है कितना ज़्यादा डेंसर है, उसको भी हम अभी सीखेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब स्पीड से रिलेटेड कंसेप्ट है, इसका मास डेंसिटी से कोई लॉजिक नहीं है। फिर हमारा जो कंसेप्ट आता है जो रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले देखिए वो हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कंसेप्ट को, वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट, इसको सिंपली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। एन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से, हो सकता है म्यू से भी रिप्रेजेंट किया हो कुछ किताबों में, तो इट्स ऑन यू, आप एन से करो या म्यू से करो, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो। पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, हालांकि बहुत सारी जगह डायरेक्ट आपको ऐसे बता दिया जाएगा भी हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता है, बट उससे पहले इसको समझ लोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैंने कहा देखिए चलो इसको समझना है, तो मेरा एक सिंपल सा जनरल सा तुमसे क्वेश्चन है कि मीडियम्स की जब भी बात आएगी तो सबसे फास्ट मीडियम, सबसे फास्ट लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल करे वो वैक्यूम है। वैक्यूम से फास्ट तो किसी मीडियम में हो नहीं सकता, यानी अपने आप में सबसे नंबर 1 वैक्यूम है। तो क्यों ना जब भी किसी दूसरे मीडियम के अंदर, वैक्यूम को छोड़कर किसी दूसरे मीडियम के अंदर आपसे लाइट की स्पीड पूछी जाए तो आप उसको कंपेयर करके बताओ विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सर कंपेयर क्यों, ऐसा क्यों कंपेयर क्यों क्या करें, तो मैंने कहा चलो इस एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास 2 मीडियम में है, एक मीडियम x है और एक मीडियम y है। 2 मीडियम हमने कंसीडर कर लिए, मीडियम x और मीडियम y, क्लियर। मैंने माना कि मीडियम x के अंदर लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और मीडियम y के अंदर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमने मान लिया। फिर मैंने कहा सबसे हाईएस्ट तो वैक्यूम के अंदर होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं होगी। तो क्यों ना मैं हर एक मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसको इसी वैल्यू के साथ कंपेयर करूँ, इसके साथ क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए। किसके साथ कंपैरिजन किया जाए, लाइट की स्पीड जितनी वैक्यूम के अंदर है उसके साथ कंपेयर किया जाए, बिकॉज ये अपने आप में सबसे ज़्यादा है, इसके साथ कंपेयर कर दो। तो जब कंपैरिजन किया तो पता लगा कि भाई अगर मैं वैक्यूम की स्पीड को एक्स मीडियम की स्पीड के साथ कंपेयर करता हूँ तो वैक्यूम वाली ज़्यादा मिलती है। कितनी ज़्यादा मिलती है, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स, डिवाइड करके पता लगा। ऐसे ही जब मैंने कंपैरिजन किया वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड को वाई मीडियम की स्पीड के साथ डिवाइड करके तो मेरे पास एक फैक्टर आया 2। इसका मतलब कि इस मीडियम में, वाई मीडियम में जितनी भी स्पीड है उसको 2 से गुना करो तब जाके वैक्यूम की स्पीड आएगी, या वैक्यूम वाली स्पीड को 2 से डिवाइड करो तब जाके इस वाई मीडियम की स्पीड आएगी। तो क्या आप ये पूरी वैल्यू याद रखना पसंद करोगे या ये सिर्फ एक छोटा सा नंबर याद रखना पसंद करोगे? तो बहुत सारे बच्चे बोले सर ये छोटा सा नंबर, बिकॉज ये नंबर याद रखना आसान है और इसी नंबर को ही क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे निकाला, मैंने लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में उसको डिवाइड किया इस मीडियम की स्पीड से, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये पता लगता है कि लाइट इस पर्टिकुलर मीडियम में वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना स्लो है। फास्ट तो हो नहीं सकती वैक्यूम से, कितना स्लो है वो यही पता लगता है। मैथमेटिकली कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा,
मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। ये क्या होता है, ये रेशो होता है, रेशो होता है किसका, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, क्योंकि एयर और वैक्यूम में तो सेम ही होता है, किसके साथ, विद स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी मीडियम के अंदर, ठीक है, किसी मीडियम के अंदर कितना है। तो फॉर्मूला बना दिया, एन या म्यू लिखता हूँ, किसी मीडियम का है तो मीडियम का जो भी नाम है मैं यहाँ लिख सकता हूँ, किसके बराबर होगा, स्पीड किसका, स्पीड ऑफ लाइट का, किसके अंदर भाई, इन एयर या वैक्यूम। अच्छा, एयर या वैक्यूम की बराबर होती है, इसको फ्री स्पेस भी कहा जाता है, आप इसको फ्री स्पेस भी यहाँ पर लिख सकते हो। डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है हमें स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर, इन मीडियम, जिस भी पर्टिकुलर मीडियम के तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो। तो जनरली स्पीड वैक्यूम के अंदर सी से लिखी जाती है और मीडियम के लिए वी लिख दिया, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, C/V। हाँ, आप एन की जगह म्यू भी लिख सकते हो, मैंने कहा था वो भी इसका सिंबल होता है। हाँ, फ़ायदा क्या हुआ, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, मैं वो इम्पोर्टेंस भी बता देता हूँ। हमें एन क्या इंडिकेट करता है, एन इंडिकेट्स दैट लाइट इज हाउ मच टाइम्स स्लो इन पर्टिकुलर मीडियम। विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, भी वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसके कंपैरिजन में कितना स्लो है, ये एन ही हमें बताएगा। अब थोड़ा सा इस एन पे चर्चा करें, अगर हम इस एन के फॉर्मूले को देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये है वैक्यूम के अंदर स्पीड डिवाइड बाय उस मीडियम के अंदर स्पीड। अगर आप इस फॉर्मूले को ही तुम देखो यार, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले में सी जो है, सी तो कांस्टेंट होता है, इसको थोड़ी बदला जा सकता है। इससे हमें क्या पता लगा, एन जो है वो वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि भाई अगर किसी मीडियम में एनी मीडियम अगर लाइट फास्ट ट्रैवल कर रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कम होना चाहिए, और अगर किसी की स्पीड जो है वो काफ़ी कम है लाइट की किसी मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए। और आपको पता है जिसमें लाइट फास्ट होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसको हम रेयरर मीडियम के नाम से जानते हैं, और जिसके अंदर लाइट स्लो चलती है, जिसका एन ज़्यादा होगा, उसको डेंसर मीडियम के नाम से जाना जाता है, डेंसर मीडियम के नाम से। यानी अगर मैं तुमसे बोलूँ, लेट अस सपोज आपके पास 3 मीडियम है, एक्स, वाई और जेड, और मैंने कहा भी इन तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरह से है, ये है 1.24 है, ये है 2.1 और ये है 1.76। तो मुझे बताना है इन तीनों में से एक्स, वाई, जेड में से लाइट किस में सबसे फास्ट है, ठीक है ना, लाइट कब सबसे ज़्यादा फास्ट किस मीडियम में है। ऑप्शन देना है आपको, तो एक्स मीडियम में, वाई में, जेड में, या सभी में सेम होगी, सेम फॉर ऑल। एक्स मीडियम जो है इसमें सबसे फास्ट होगी। रीज़न क्या है भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो लाइट इसमें सबसे फास्ट ही तो होगी। और वाई मीडियम की बात करें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, लाइट इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे कम मतलब फास्ट होगी, सबसे स्लो होगी, ऐसे बोल सकते थे तुम इसके अंदर। तो इस तरह से कंपैरिजन से तुम बता सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंडिकेट करती है लाइट की स्पीड को। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्लो लाइट जाएगी, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फास्ट लाइट जाएगी। इस तरह से आप बता सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अच्छा, अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के साथ भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत काम आएंगी आगे इस कंसेप्ट को पढ़ते टाइम। देखिए आज की क्लास हमारी बहुत ही बेसिक क्लास है, कल मतलब मेन कोर्स वाली क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन आज की क्लास का इंपॉर्टेंस बहुत है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा C/V, यही तो है। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा इसको चेंज करें तो आपको शायद ये भी पता है कि किसी भी वेव की जो स्पीड होती है वो उसकी फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ होती है, ये तो होता है। तो यहाँ से मुझे बताएं कि मुझे अगर चेंज करना हो इसको
तो क्या मैं यहाँ पर कोई फैक्टर लिख सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकता हूँ वैक्यूम के अंदर स्पीड डिवाइड बाय फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इनटू वेवलेंथ। यही तो लिखा, इस v की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, इस v की वैल्यू, इस चीज़ की जब वैल्यू लिखी तो मेरे पास एक और फॉर्मूला बन गया। और मैंने तुमसे कहा इस फॉर्मूले में ज़रा देख के बताओ क्या c और फ्रिक्वेंसी दोनों कांस्टेंट है? बिल्कुल, क्योंकि लाइट की स्पीड और लाइट की फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलती। लाइट की स्पीड और लाइट की फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलती, ये बात आप याद रख लेना। क्योंकि लाइट की अगर फ्रिक्वेंसी या स्पीड बदलनी है उसके लिए अलग तरीके हैं, सॉरी स्पीड नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेंगी। ये सी वैक्यूम के अंदर स्पीड है, वो तो सब बच्चों को पता है, फिक्स है, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती। तो कुल मिला के ये दो फैक्टर तो कांस्टेंट हो गया हमारे। तो कुल मिला के इससे एक चीज़ और पता लगी, एन जो है वो वेवलेंथ के भी इन्वर्सली हो गया। अरे ये कमाल की बात पता लगी। यानी अगर कोई ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डेंसर की बात कर रहे हैं। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, मुझे ऑलरेडी पता है उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, साथ ही साथ वेवलेंथ ऑफ लाइट भी कम हो जाएगी। अगर एक रेयरर मीडियम में लाइट है तो उसका एन कम होता है, तो लाइट की स्पीड उसमें फास्ट हो जाएगी और लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यानी एक बहुत अच्छा रिजल्ट ये भी पता लगा, वेन एवर लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाएगी उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? स्पीड एंड वेवलेंथ of light changes while moving from one medium to another। ठीक है, क्या ये कंक्लूजन समझ आया? लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे में जाएगी उसकी स्पीड और वेवलेंथ बदल जाएगी, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। वो बदल सकती है लेकिन उसका तरीका अलग होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? देन आफ्टर दैट आपसे एक बेसिक सा सवाल ही पूछा, ये कोई इंटरफेस है, मान लीजिए यहाँ नीचे पानी है, वाटर है, यहाँ पर एयर है। आपको कह दिया जाए एक लाइट की रे एयर में से वाटर में एंटर कर रही है, तो उसकी स्पीड का क्या होगा? स्पीड का इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, ये पता नहीं। ऐसे ही वेवलेंथ का भी बताना है मुझे, और ऐसे ही मुझे फ्रिक्वेंसी का बताना है। ठीक है, इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, इधर भी इंक्रीज, डिक्रीज, सेम। बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही बेसिक सी। आपको पता है एयर से वाटर में जा रही है, एयर इसके कंपैरिजन में रेयरर है और पानी इसके कंपैरिजन में डेंसर है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो अभी भी आपको बताया कि भाई लाइट एयर में फास्ट ट्रैवल कर रही है, डेंसर में जाती है तो स्लो हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज़ होगी और वेवलेंथ भी डिक्रीज़ होगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, वो नहीं बदलती। ठीक है, ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एन से रिप्रेजेंट करते थे या इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते थे। मैंने आपको कहा था एक्चुअल में ये रेशो हुआ करता था किसका? स्पीड का। किसकी स्पीड थी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं। ये इसका फॉर्मूला हुआ करता था फॉर व्हाट? एन। तो हम इसको एन को C/V भी लिखा करते थे। ऑलरेडी ये सब डिस्कस था आपके साथ। मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताए थे आपको इसके बारे में कि भाई ये यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशनलेस है, और नहीं लिखूँगा, एंड लिखूँगा, एंड डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होता। इसकी अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, वैल्यूज़, ठीक है ना, एन की वैल्यू,
ऑलवेज जो होगी, हमेशा के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑलवेज जो है n आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। और कभी भी नेवर लेस देन 1, कभी भी एक से कम नहीं होगा। एक से कम क्यों नहीं होगा? बिकॉज कोई भी लाइट किसी भी मीडियम में वैक्यूम से ज़्यादा फास्ट तो जा ही नहीं सकती, और अगर किसी भी मीडियम की बात करें उसके लिए आपको n 1 मिल सकता है, अगर हम एयर की या वैक्यूम की ही बात करें, और अदर मीडियम्स के लिए n ग्रेटर देन 1 होगा। n जो था वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डेंसर मीडियम की बात करें, इसका मतलब वहाँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लाइट उस पर स्लो ट्रैवल करेगी, और वहीं कोई रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उस पर लाइट है थोड़ा सा फास्ट ट्रैवल करेगी। इवन वेवलेंथ का भी मैंने बताया था कि वेवलेंथ भी स्पीड की तरह इसमें कम हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए ये सब चीज़ें बहुत बार क्या होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ ताकि उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप नाम से देखिए तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाले हैं। रिलेट मतलब रिश्तेदारी निकालनी है। सिंपल भाषा में कहूँ तो आपके पास कोई दो मीडियम है, लेट अस सपोज ये कोई मीडियम नंबर 1 है और ये कोई मीडियम नंबर 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लें और इसका n2 मान लें। अब अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, अगर वैक्यूम के साथ नहीं कंपेयर कर रहे, इस पर हम आपस में किसी एक मीडियम को दूसरे के साथ कंपेयर करें, तब हमारा कंसेप्ट आता है किसका? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एक्चुअल में ये क्या है? ये है भैया कंपैरिजन। किसका? कंपैरिजन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, ऑफ वन मीडियम विथ अनदर। हम किसी एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अदर के साथ करेंगे। कैसे? मैं अभी आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों मीडियम में से पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू 2। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लिख देंगे, देखिए n21। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ मीडियम 2 का, ऑफ मीडियम 2, क्योंकि आगे 2 लिखा है तो यानी मीडियम 2 का। लेकिन कहाँ से देख रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब हम मीडियम 1 के वन को रेफरेंस लेके उस चीज़ को चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का, लेकिन कहाँ से देख रही है? फर्स्ट वाले से देख रहे हैं। सेम एज इट इज़ अगर मैं लिखूँ n12 तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। भैया आगे कौन लिखा है? 1 लिखा है ना, तो इस बार मीडियम 1 की बात हो रही है। कहाँ से हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। ऐसे इसको लिखा जाता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं सर इसका। जैसे मैंने लिखा n21, मतलब सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, लेकिन कम कहाँ से देख रहे हैं? रेफरेंस 1 को लेके चल रहे हैं। तो भी जो तुम्हें आगे देखिए इसको ऊपर लिख दो n2, जो पीछे देखिए उसको नीचे लिख दो n1। सेम एज इट इज n12 क्या होगा? दिस इज n1 बाई n2। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, हमें पता है इसको लिखा जा सकता है c बाई v2, इसको लिखा जा सकता है c बाई v1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो c से तो c कैंसिल हो जाएगा, तो c से c कैंसिल हो गया तो ये बना v1 बाई v2, और वेवलेंथ की टर्म में लिखिए तो ये λ1 बाई λ2 हो जाएगा। सेम एज इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, तो इसको लिखा जा सकता है c बाई v1, इसको लिखा जा सकता है c बाई v2, c से c कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? v2 बाई v1 आ जाएगा, या λ2 बाई λ1। इस तरह से लिखा जा सकता है। बट ये इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? कभी कभी कुछ सिचुएशन में हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ इसका मेन मतलब पढ़ने का कारण क्या है? इसमें हमें कंपैरिजन का एक ऐसे सेंस आता है कि कैसे एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना है। कुछ एक प्रैक्टिकल से एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी सिचुएशन को पढ़ रहे हैं, और जहाँ पर एक मीडियम मान लीजिए एयर है और लेट अस सपोज दूसरा मीडियम वाटर है। आपको कहीं मिल गया NaW, A फॉर एयर, W फॉर वाटर। तो इसको कैसे पढ़ना है आपको पता है? इसको पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, क्योंकि आगे A लिखा हुआ है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखना है, फिर उसको डिवाइड कर देना बेटा किससे? पानी वाले से। वहीं अगर हम NWA लिखते तो उल्टा हो जाता। और यहाँ से एक और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि सर n12 जो है वो 1 बाई n21 है, एक दूसरे का रेसिप्रोकली तो होता है, उल्टा ही तो करना है।
या फिर मैं बोल दूँ n12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ n21 के साथ, वो हमेशा 1 आता है। अभी ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखे जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो सब बच्चे एक बार मुझे इंडिकेट करें दिस दैट यहाँ तक आपको क्लियर है, ये चीज़ें बातें तुम्हें समझ आ रही हैं। ये कहीं छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होंगी, मैं ऐसे नहीं बोला कि आपको एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछ लेगा कि व्हाट इज़ रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बट ये चीज़ें आपको बीच बीच में काम आएंगी न्यूमेरिकल्स को करते टाइम या अदर चीज़ों को करते टाइम। तो फाइनली जो आपकी बुक में लिखा है, जो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, मैं हेडिंग लिख ही देता हूँ जो आपकी बुक में जिस हिसाब से दे रखा है, यानी सीबीएसई के अकॉर्डिंग टर्म 2 के अंदर रियोप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब थोड़ा सा समझा जा सकता है इसको बिल्कुल आसानी से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मान लीजिए मेरे पास ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस वर्ड में जब भी बोलूँगा इसका मतलब है ये एक बाउंड्री है जिसके ऊपर साइड और नीचे की तरफ अलग अलग मीडियम है। लेट अस सपोज ये कोई मीडियम नंबर 1 है और ये कोई मीडियम नंबर 2 है, और ये दोनों अलग अलग मीडियम है, डिफरेंट मीडियम्स है। हमने अब तक ये पढ़ा है, ये सीखा है कि लाइट जब ट्रैवल करती है उसकी हर मीडियम में अपनी एक अलग स्पीड होती है। हाईएस्ट वैक्यूम में होती है, बाकियों में किसी में कम, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा, कम तो नहीं होती, मतलब कमी होती है, ज़्यादा तो नहीं होती वैक्यूम से, यानी स्पीड अलग अलग होती है। अब इसी स्पीड अलग अलग होने की वजह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना सामने आता है। क्या? लेट अस सपोज एक रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है इस तरह से, और जैसे ही वो एक इंटरफेस पे आके गिरती है तो यहाँ पर आके वो कंफ्यूज हो जाती है। क्या कंफ्यूज हो जाती है भी? देखो, लाइट जब ट्रैवल कर रही थी मीडियम 1 में उसकी एक प्रॉपर स्पीड थी, लेकिन जैसे वो इंटरफेस पे पहुँचती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचती है, अब सामने से मीडियम बदलने वाला है। क्या दूसरे मीडियम में भी इतनी स्पीड होगी जितनी इस पहले मीडियम में थी? नहीं। इसकी वजह से ये जो लाइट है ये अपनी ओरिजिनल पाथ पे नहीं जा पाती। इसका ओरिजिनल पाथ ये है, इसको इधर सीधा ही जाना चाहिए था, बट ये सीधा नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? बिकॉज यहाँ पर मीडियम बदल गए। अब मीडियम बदलने की वजह से कुछ बेंडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? इस लाइट की रे की बेंडिंग हो जाती है, ये मुड़ जाती है, और मान लीजिए ये मुड़ के इधर की तरफ चल पड़ी। इसी बेंडिंग को भाई पहले तो मुझे बताओ ये बेंडिंग क्यों हुई? बोले सर ये बेंडिंग इसलिए हुई क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है और दोनों अलग अलग मीडियम है, दैट्स वाई लाइट की बेंडिंग हुई। इसी बेंडिंग को हमने क्या नाम दिया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बोल सकते हो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? अब तो लिख सकते हो सर क्या ये एक्चुअल में है क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट है। कब? व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए बेंडिंग कई तरह से हो सकती है। हम आगे ऑप्टिक्स में एक फिनोमेना पढ़ते हैं, स्कैटरिंग, डाइफ्रैक्शन। सेम मीडियम में भी लाइट मुड़ जाती है, लेकिन ये सेम मीडियम नहीं है। एक मीडियम से दूसरे में जाते टाइम जब वो मुड़े ना, तब उसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और इसका कारण भाई, इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है बेंडिंग होने का? तो लिखेंगे सर बिकॉज डिफरेंट मीडियम जो है ना, डिफरेंट जो मीडियम है हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट। हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, उसी वजह से मुड़ जाती है। तो हमने रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले काम क्या किया, जिस पॉइंट पे लाइट आके गिर रही थी वहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। परपेंडिकुलर ये किसके है? परपेंडिकुलर ये इस इंटरफेस के है। इंटरफेस का मतलब ये जो लाइन सेपरेट कर रही है दोनों मीडियम को, ये जो बाउंड्री बोल दो, या इसको मैंने एक नाम बताया क्या? इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस के साथ हमने एक लाइन बना दी, और ये लाइन कौन सी है? ये है नॉर्मल। और जो रे इस पे आ रही है, जो इस पे आके गिरी थी, इसको भी हमने नाम दे दिया। आपको पता है इसको क्या कहा जाता है? बोले सर इसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। और जो रे टकरा के जा रही है इसका भी हमने नाम दे दिया। क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्ट हुई है। जो रे आती है वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाती है, इस एंगल को हमने आई से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो रे जाएगी वो भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना के जाएगी, उसको एंगल आर दिया। यहाँ पर एंगल आई जो है इसको आपने क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे बेसिक सी बातें हैं, तुम सबने क्लास 10th में पढ़ा है। और एंगल आर क्या है यहाँ पर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो हुआ बेसिक सा डेफिनेशन। भाई रिफ्रैक्शन होता क्या है? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम मुड़ना, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों मुड़ना? तो मैंने इसका कारण भी बता दिया, बिकॉज लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग हो जाती है। अब मुड़ेगी किधर?
क्या वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, अवे मुड़ेगी, ये सारी बातें भी तो हमें करनी है ना, तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ ओके। अब हमें ये समझना है कि लाइट मुड़ेगी किस तरफ, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, एक कोई रेयरर हो कोई दूसरा डेंसर हो। हम उन सभी सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन नंबर 1 कि भाई जो लाइट है ना वो कहाँ जा रही हो, वो रेयरर से डेंसर जा रही हो। और सिचुएशन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे जब लाइट की रे कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयरर जाएगी। दोनों ही हम जो सिचुएशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस केस में एक इंटरफेस बनाया, यहाँ भी एक इंटरफेस बना लेते हैं। यहाँ पर मीडियम कोई रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है। रेयरर मीडियम समझते हो ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, कम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, यही तो होते हैं। यहाँ पर मैंने उल्टा बना दिया, ये डेंसर बना दिया और ये रेयरर बना दिया। इसको N1 नाम दे दिया, इसको N2 नाम दे दिया। नाम भी उल्टा लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। इस बार ये N1 ज़्यादा है और यहाँ N2 कम है। बना दी इंटरफेस। अब बनानी है लाइट की रे। तो लेट अस सपोज ये लाइट की रे ऐसे आती है, इस पर गिरती है इस तरह से, इस पर भी वही लाइट की रे आके गिरती है। लेकिन इस बार दोनों में फ़र्क क्या है कि जो पहली रे है इंसिडेंट रे वो रेयरर में है और डेंसर में जाने की कोशिश करेगी, और ये दूसरी रे डेंसर में है, रेयरर में जाने की कोशिश करेगी। तो उसको समझने के लिए सबसे पहला काम होता है, हमें बनाना होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाना है उस पॉइंट से जहाँ पर लाइट आके गिरी, तो हमने सबसे पहला काम यही किया, हमने एक नॉर्मल बना दिया। तो यहाँ पर भी मैं सेम क्या बना देता हूँ, एक नॉर्मल बना देता हूँ। बना दिया यहाँ पर भी हमने नॉर्मल। अब आपको पता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाती है, वो हमारा एंगल ऑफ आई है। इस केस में भी आप देख पा रहे हो एंगल ऑफ आई है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये रे सर ऐसे सीधी निकल जाएगी? नहीं ना, सीधी तो नहीं निकल पाएगी क्योंकि मीडियम बदल रहे हैं, सीधी नहीं जा पाएगी। ये वाली रे भी ऐसे सीधी नहीं जा पाएगी क्योंकि मीडियम बदल रहे हैं। तो आपको क्या, अच्छा प्रूफ भी होगा उसका, ऐसा नहीं कि मैं बगैर प्रूफ के बता रहा हूँ, हम प्रूफ भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या याद रखें, जब भी एक रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो वो सीधी नहीं जा पाती, वो नॉर्मल की तरफ खिसक जाती है, मतलब इधर जाने की बजाय वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं इसको बना देता हूँ, ये इधर चली गई, ठीक है। तो यानी अपनी ओरिजिनल लाइन से थोड़ा सा इधर खिसकी, यानी ऐसे इसको लिखा जा सकता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाता है, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और इस सिचुएशन में जब लाइट की जो रे है कहाँ से कहाँ जा रही है, जब वो एक डेंसर से रेयर जा रही है तो वो अवे हो जाती है, इस तरह से इधर की तरफ खिसक गई है ना। इसको लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाता है, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब दोनों बार नॉर्मल से ही देखना है कि नॉर्मल की तरफ आ रही है उससे दूर जा रही है। अच्छा, इस केस में ये एंगल तुम्हें पता है एंगल आर है, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में देखना है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में देखना आर। तो इस केस में आप क्या देखोगे, जब रेयरर से डेंसर जाती है तो भैया एंगल आई बड़ा होता है और एंगल आर छोटा होता है। और इस केस में क्या होता है, एंगल आई जो है वो छोटा होता है, एंगल आर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। दूसरा यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि भाई जब रिफ्रैक्शन होता है लाइट अपनी ओरिजिनल पाथ पे तो जा ही नहीं पाती। हमने तो उसको इधर भेजा था, हमने तो कहा था कि भी लाइट की रे भी तू सीधी चली जा, लेकिन वो तो इधर चलेगी। तो ये इतने एंगल से वो अपनी ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और यहाँ पर अपने ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल से मुड़ा, वो ये एंगल, मेरे भाई ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम निकालें रिफ्रैक्शन में, ये अपनी ओरिजिनल पाथ से मुड़ी तो रहा, वो सीधा भेजा था लेकिन इधर चल पड़ा, मुंह उठा के सीधा भेजा था लेकिन इधर चल पड़ा। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं डी से लिखता हूँ, कैसे निकालोगे, देखो अगर आप रेयरर से डेंसर की बात करें तो मुझे पता आई बड़ा है, तो आप क्या करो, आई में से आर को माइनस कर दो। एक सेकेंड, आप क्या कीजिए बेटा, आई में से आर को माइनस कर दो। और अगर आप डेंसर से रेयर पढ़ रहे हो तो आप आर में से आई को माइनस कर दो, मतलब बड़े में से छोटा एंगल माइनस कर दो, आर और आई में से आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो आप इस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन भी निकाल सकते हो। यानी इस केस में रे अपनी ओरिजिनल पाथ पे थोड़ी जा रही है, वो मुड़ रही है, डेविएट हो रही है इस केस में। दिस क्लियर टू यू? साथ ही साथ देखिए कुछ और रिजल्ट आपको इसी के अंदर मैं बता देता हूँ इस पेज पे ही। क्या जो आपको खास पता लग रहे हैं रिजल्ट्स, वो ये हैं कि जब एक लाइट की रे रेयरर से डेंसर जाती है, ध्यान से सुना, रेयरर से डेंसर जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। कम तो होगी मेरे भाई, कम क्यों होगी, चलो बताओ कम क्यों होगी स्पीड उसकी, बिकॉज डेंसर में जा रहा है, स्पीड उसकी कम हो जाती है, वेवलेंथ भी उसकी कम हो जाती है, फ्रिक्वेंसी उसकी सेम रहती है, ये आपको याद रखना है। और डेंसर से रेयर में जाए तो खुशी की बात है, रेयर में जाएगा तो वो स्पीड हो जाएगा और उसकी जो वेवलेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी अब भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये रिजल्ट्स तुम्हें कुछ पता होने चाहिए।
सो नेक्स्ट केस नंबर हमारा थर्ड, विद प्रूफ हम आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपने याद रखना है कि अगर एक लाइट की रे किसी इंटरफेस पे आती है और दोनों तरफ का मीडियम जो है बराबर हो, यानी n1 और n2 दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, तो लाइट की रे चुपचाप सीधी चली जाती है, देयर इज नो डेविएशन, वो मुड़ेगा नहीं। ठीक है, डेविएशन ही होगी बिकॉज मीडियम सेम है। और एक केस और भी है कि अगर ये एक इंटरफेस है और n1 n2 दो अलग अलग मीडियम है, इस पर सेम भी नहीं है, n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2, कोई एक रेयर है कोई एक डेंसर है, और लाइट की रे अगर क्या करती है, इस पर नॉर्मली गिरती है, तब भी वो सीधी चली जाएगी, तब भी क्या नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन, या नो डेविएशन की बजाय नो रिफ्रैक्शन लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, नो रिफ्रैक्शन। और इस केस में भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये कौन सा केस है, जब हमारा एंगल I0 है, वो वाला केस है। तो ये दोनों ही केस कौन से हुए, नो रिफ्रैक्शन केस हुए। इसका प्रूफ हम कर लेंगे थोड़ी देर बाद जब हम स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भैया फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाती है रिफ्रैक्शन के केस में। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से जुड़ी कुछ लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वैसे तो मेन दो ही लॉ होते हैं, लेकिन कई बार एक और भी लिख दिया जाता है, और कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं जरूरी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही लिखो। तो फर्स्ट कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है, इंसिडेंट लाइट जो है रिमेन सेम, रिमेन्स सेम इन रिफ्रैक्शन। कि रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, जब लाइट की रे किसी एक मीडियम से दूसरे में जा रही है और बेंड हो रही है टुवार्ड नॉर्मल अवे नॉर्मल, कैसा भी हो, तो इस टाइम इसकी कुछ वेलोसिटी है, इस टाइम इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, इसकी कुछ वेवलेंथ है, इसकी भी कुछ वेवलेंथ है, इसकी भी कुछ फ्रिक्वेंसी है, इसकी भी कुछ फ्रिक्वेंसी है। आप क्या देखोगे कि भाई जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहती है, लेकिन जो स्पीड है वो सेम नहीं होती, जो वेवलेंथ है वो सेम नहीं होती। ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, बट जो फ्रिक्वेंसी है भैया वो क्या रहती है, सेम रहती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ। उसके बाद जो है सेकंड लॉ। अच्छा, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो आपको मिल जाएगी, आपको इसी के साथ अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, आप क्लास के बाद है इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाकी नोट्स भी आपको भेज दिए जाएंगे। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ कहता है कि भैया ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे तो समझ रही होंगे कौन सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये IR इंसिडेंट रे, और एक हम बनाते हैं नॉर्मल, वैसे बना नहीं रखा लेकिन बना सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, इस जगह पे, एंड तीसरा ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये तो पता ही है तुम्हें, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक प्लेन में लाई करने का मतलब इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रिफ्रैक्ट होकर उधर ही जाएगी, ऐसे नहीं इधर की तरफ चल पड़ेगी, एक ही प्लेन पे आपको मिलेगी। एंड थर्ड एंड इम्पोर्टेंट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको जनरली स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, बहुत ही ईजी लॉ है ये। ठीक है, क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने फिर से एक ऐसे मीडियम बना दिया, ये मान लीजिए कोई मीडियम 1 है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये कोई नीचे मीडियम 2 है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है ऐसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल भी बना दिया, ये नॉर्मल भी बन गया। अब आपको पता है रे ऑफ लाइट सीधी तो नहीं जाएगी, वो डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम मुड़ जाएगी। लेट अस सपोज वो इधर की तरफ मुड़ गई, मतलब ऊपर वाला हमने रेयर बना दिया, नीचे वाला डेंसर बना दिया, तो हमारा ये एंगल हुआ I और एंगल हुआ ये R। तो स्नेल्स लॉ है क्या, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। बहुत ही ईजी है वैसे तो, ये इसको कई तरह से डिफाइन किया जाता है। तो एक जो 10वीं तक भी बच्चों को डिफाइन की जाती है, और एक अपन और भी देखेंगे। तो पहले तो इसको याद करने का आसान तरीका, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो इंटरफेस है, ये जो लाइन इंटरफेस जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रही है, इससे एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, अगर बोलूँ ये इसका ऊपर का साइड है और ये इसका नीचे का साइड है, ऐसे समझ सकता हूँ, ये ऊपर का साइड है नीचे का साइड है।
ऊपर के साइड आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कितने हैं, बोले सर n1 है। ऊपर के साइड कौन सा एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे जहां पर रिफ्रैक्शन हो, बोले सर आई, तो इसका साइन ले लीजिए, साइन ऑफ आई। नीचे की तरफ कौन सा मीडियम है, बोले सर n2 वाला, तो n2 को लिखा। नीचे वाली साइड कौन सा एंगल बन रहा है सर r, तो इसको लिखा साइन ऑफ r। इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। n1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर, ये हमेशा बराबर होता है, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। दिस इज स्नेल्स लॉ। या इसी को हम चेंज करके ऐसे लिख देते हैं, देखो भाई, कि साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा n2 बाई n1, और n2 बाई n1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट होते हैं ना, पर्टिकुलर पेयर के लिए कांस्टेंट होते हैं, यही तो आया। और 10वीं में यही तो पढ़ाया जाता हमें, क्या, कि भाई स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो रेशो है ना, रेशो किसका, रेशो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, ये कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर या फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी एक पर्टिकुलर मीडियम के पेयर के लिए कांस्टेंट होते हैं। ये देखो, ये n2 n1 एक पर्टिकुलर पेयर के लिए फिक्स होगा। पहले एयर ग्लास ले लिया, फिर तुमने एयर वाटर ले लिया, तब बदल जाएगा ना। आप जो पर्टिकुलर पेयर ले रहे हो उसके लिए ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, या फिर ऐसे भी रख सकते हो उसको याद, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो साइन ऑफ एंगल है, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है हर पेयर ऑफ मीडिया के लिए। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। ये है आपका स्नेल्स लॉ। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। स्नेल्स लॉ से काफ़ी सारे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रेयरर से डेंसर वाला जो कंसेप्ट है, या फिर मैंने आपको बताया था डेंसर से रेयरर वाला कंसेप्ट है, या मैंने आपको जो नो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट बताया था, ये तीनों ही स्नेल्स लॉ से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ये तीनों ही कैसे, एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका, मतलब कैसे एक्सप्लेन हो जाते हैं। ऐसे लाइट की रे एक आ रही है, इस पर एक लाइट की रे इस पे आ रही है, और इसमें नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल ही तो गिरानी है, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल भी बना लिया यहाँ पर, ये हमने नॉर्मल बना लिया, और ये तो खुद ही नॉर्मल के ऊपर आ रहा है। सही बना रहा हूँ। ये एंगल आई, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो बेटा ये एंगल आर होगा। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, ये अभी हो जाएगा, शायद आपको पता होगा। ये आई है और ये आर है, ठीक है। ये डेंसर है और ये रेयर है, और ये डेंसर रेयर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, n1 n2 बराबर नहीं है, बस नॉट इक्वल। लेकिन इस बार इस केस में आई जो है वो 0 है, बस ये है। अब देखो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्लेन होगा। स्नेल्स लॉ कहते हैं कि साइन आई बाय साइन आर जो है वो n2 बाय n1 होता है। भाई देखो, पहले डायग्राम में ये ऊपर n1 है, ये n2 है। n2 डेंसर मीडियम का है, तो डेंसर मीडियम का तो ज़्यादा होता है। हमें पता है डेंसर में तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, यानी n2 बड़ा होना चाहिए n1 से, यानी ये वाला जो फैक्टर है ये ग्रेटर देन 1 होगा। यानी जो साइन आई है बाय साइन आर जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी इसका मतलब हुआ साइन आई जो है साइन आर से बड़ा होना चाहिए, यानी एंगल आई बड़ा होना चाहिए, आर छोटा होना चाहिए। आई बड़ा और आर छोटा तभी होगा जब ये बेंड टुवार्ड द नॉर्मल करेगा। सेम इस तरह से साइन आई बाय साइन आर, यहाँ भी तो n2 बाय n1 होता है। ये है बेटा n1, ये है n2। इस बार n2 छोटा है, क्यों छोटा है, बिकॉज ये रेयर है, तो यानी ये नंबर लेस देन 1 होगा। इसका मतलब कि साइन आई बाय साइन आर लेस देन 1 है। इसका मतलब साइन आई जो है वो लेस देन साइन आर है। इसका मतलब आई जो है वो लेस देन आर है, यानी इस बार आई एंगल छोटा और आर बड़ा होना चाहिए। आर बड़ा तभी होगा जब वो अवे जाएगा। एंड इस केस में देखिए आई 0 है, तो फिर से वही साइन आई बाय साइन आर जो है वो n2 बाई n1 है। भाई आई को 0 रखो, क्योंकि ये 0 बाई समथिंग बन गया, 0 बाई साइन आर इंटू में समथिंग फैक्टर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबको 0 कर देगा, तो साइन आर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो साइन आर 0 आया, यानी आर को भी 0 होना पड़ेगा। आर को भी 0 होना पड़ेगा, मतलब इस रे को भी जो है 0 एंगल के साथ जाना पड़ेगा। दैट्स वाई वो सीधी चली जाती है, देयर इज़ नो डेविएशन, नो रिफ्रैक्शन। ये तीनों चीज़ें स्नेल्स लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये हो जाती है। सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले मैं बताता हूँ आपको। कंसेप्ट ऑफ
एपरेंट एंड रियल डेप्थ। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट, तो ये रियल और एपरेंट डेप्थ होती क्या है इसको हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाने की कोशिश ही करेंगे, बनाएंगे भी। मान लो हमने ऐसे एक कंटेनर बना दिया, कंटेनर बना दिया तो खाली थोड़ी बनाएंगे, लिक्विड भी तो भरना पड़ेगा इसके अंदर, तो भर देते हैं इसमें कोई लिक्विड। फिर यहाँ तक मान लीजिए ऐसे कोई लिक्विड भरा हुआ, ये अपर लेवल बना दिया इसका। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इस सरफेस से कुछ x डिस्टेंस नीचे है, तो ये जो x है ना, दिस इज इट्स रियल डेप्थ, तो सच में इतना है वो नीचे। ठीक है ना, कितना वो नीचे है वो यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, हमें तो रिफ्रैक्शन देखना है। फिर रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा या कहीं और दिखाई देगा, हमें वो चेक करना है। तो लेट अस सपोज कुछ रेज निकल रही है इस ऑब्जेक्ट से, वैसे तो इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज निकलती है, हमें तो 2 ही काफ़ी है ना। तो एक रे मान लीजिए ये इस तरह से जा रही है, एक रे मान लीजिए इधर की तरफ जा रही है, जैसे हमने 2 रेज बना दी। अब ये वाली रे तो खुद नॉर्मल के ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, आप देख पा रहे हो। तो जैसे ही रेज यहाँ पर पहुंची, रिफ्रैक्शन तो होगा, ये वाली रे तो सीधी चली जाएगी। अरे एक सेकेंड, ये वाली रे तो बेटा सीधी चली जाएगी, लेकिन ये वाली क्या होगी, ये बेंड हो जाएगी, बेंड इधर की तरफ। भाई इधर बेंड क्यों हुई, हमारा पहला सवाल देखो, इसका आंसर बताता हूँ। भाई ये बाहर है एयर, लेकिन अंदर कौन है, अंदर तो यहाँ पर कोई लिक्विड है। भाई जनरली हम पानी लेते हैं, ये कोई लिक्विड है, तो डेंसर से ये रेयर की तरफ जा रही है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया, इसका n2 मान लिया, तो अभी तो होगी। तो ये है एंगल ऑफ I और ये है एंगल ऑफ R। तो जब हम बैक में ड्रॉ करते हैं दोनों रेज को, बैक में क्यों करें, क्योंकि भैया एक रे तो इधर भाग गई, एक रे इधर भाग गई, ये तो कभी मिलेंगी नहीं, इमेज तो कभी बनेगी नहीं। तो इसको जब हम बैक में बनाते हैं तो शायद ये रे ऐसे लगता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा बन गया, बट कोई बात नहीं। ये रे जैसे यहाँ से निकल रही हो, पहले वाली भी और दूसरी वाली भी यहाँ से, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये O, वो हमें यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ। तो अब यहाँ पर उसकी बन गई इमेज, O डैश लिख दिया इसको मैंने। और ये जो इसकी अब डेप्थ देख पा रहे हो, ये वाली, इसको मैंने y से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो हमारी y है, दिस इज एपरेंट डेप्थ, दिस इज एपरेंट डेप्थ। ठीक, समझ रहे हो। एपरेंट डेप्थ होती क्या है कि भाई वो है तो सच में कितना नीचे, वो x नीचे है, लेकिन हमें दिख रहा है y नीचे। रीज़न क्या है, रीज़न सर यहाँ पर लाइट ना मुड़ गई, बेंड होगी, इस बेंडिंग की वजह से ऐसा फिनोमिना हो रहा है कि हमें वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। कितना ऊपर, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट बता दी। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो क्या, कि जो एपरेंट डेप्थ होता है डिवाइड बाय जो रियल डेप्थ जो होता है, वो हमेशा बराबर होता है, वो हमेशा बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाहर वाला मीडियम डिवाइड बाय अंदर वाला मीडियम। अंदर वाला मतलब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है। जनरली ये ऊपर वाला हम एयर लेके चलते हैं, और नीचे वाला जनरली जो होता है बेटा वो हमारा पानी होता है, डेंसर मीडियम लेके चलते हैं। तो ये इसके बराबर होता है। ड्राइव भी किया जा सकता है, मैं आपको बताऊं कैसे। जस्ट हमें इस पॉइंट का कुछ नाम दे देना है, जैसे इस पॉइंट को मैं x बोल देता हूँ, इस x नहीं बोलेंगे, x तो पहले से ही। इस पॉइंट को हम a पॉइंट नाम देते हैं, इसको b बोलते हैं। बस ये ट्रायंगल्स का यूज़ करके ये हम रिलेशन निकाल सकते हैं, बट आई थिंक सो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं निकालने की। क्या निकाल के दिखाएं, आई थिंक सो कर सकते हो, ठीक है ना। ये ईजी पार्ट है, यू कैन सॉल्व ईजीली। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ट्रायंगल AO'B और ट्रायंगल OAB, ये दोनों ट्रायंगल्स में से क्या करना है, देखिए यहाँ से ये एंगल I है, तो ये एंगल मेरे भाई I आ जाएगा, ये R है तो ये R आ जाएगा आपके पास। दोनों ट्रायंगल्स से आपने क्या करना है, साइन I और साइन R की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दो। साइन I बाई साइन R होता है N2/N1, तो ऑटोमेटिक आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ, तो हमारे पास रियल जो डेप्थ आएगी वो आएगी एपरेंट डेप्थ
सॉरी उल्टा लिख दिया, हमारे पास जो एपरेंट डेप्थ आएगी वो क्या आएगी, रियल डेप्थ मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर लिख दो या लिक्विड लिख दो, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको कहा कि भाई एक कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और उसमें एक कॉइन रख दिया हमने यहाँ पर, और कॉइन जो है वो रियलिटी में लेट अस सपोज 12 मीटर नीचे है। हमें कहाँ दिखाई देगा सर, हमें आपको पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना पड़ेगा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, तो निकाल लेते हैं हम। तो हमारी जो एपरेंट डेप्थ आएगी वो क्या आएगी, रियल डेप्थ यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4/3, तो इट्स 12 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो कैंसिल किया मेरे भाइयों, ये आया 9 मीटर। ये 12 मीटर पे जो था वो आपको 9 मीटर पे दिखा रहा है, 9 मीटर पे दिखा रहे। अच्छा, कितना शिफ्ट किया वो भी आप निकाल सकते हो, है ना, कितना शिफ्ट किया, तो 12 - 9 तो 3 मीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर वो निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एपरेंट शिफ्ट निकालना हो, शिफ्ट तो कैसे निकाल सकते हो भाई, वो आप निकाल सकते हो x माइनस वाई से, x माइनस वाई से। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा x और y की वैल्यू पुट करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में भी निकाल सकते हो। सो दिस इज़ फॉर टुडे, यहाँ ही करेंगे। कल हम कुछ और कंसेप्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स रिफ्रैक्शन के बहुत सारे, फिर टीआईआर के कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।